बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी हुकूमत की, इत्तेहादियों की, बात होगी अपोजिशन की, उनके इत्तेहादियों की। सेनेट के इंतखाबात में कहीं कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, कहीं कहा जा रहा है कि अरकान को दबाया गया, उन्हें डराया गया। फिर इस तरह हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अदम एतमाद का वोट लिया कौमी असम्बली में और तकरीबन 178 वोट वो लेकर एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सके अरकान कौमी असम्बली की जानिब से। तो फिर सेनेट में इतना बड़ा अपसेट कैसे हुआ, ये बड़ा सवालिया निशान है। कहा तो यही जा रहा है कि बड़े अहम लोगों, बड़े अहम शख्सियात को इसमें शामिल किया गया है ताकि नताइज के बारे में मालूम चल सके कौन बिका, कैसे बिका और किस तरह उन्हें ख़रीदा गया। कहीं हमें वीडियोज़ मंजर आम पे नज़र आती हैं तो कहीं नज़र आता है कि इमरान खान साहब के बुलंद बांग दावे। बहरहाल हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं, इमरान खान 178 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में एक भारी अक्सरियत लेके कामयाब हो चुके हैं। अब अगला नंबर है, सेनेट में एक बार फिर मैदान सजने को है और 12 मार्च को बड़ा टाकरा हमें नजर आएगा। क्या होने वाला है 12 मार्च को? 12 मार्च को कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट और कौन जाएगा घर, इसका फैसला अब होना है। लेकिन हुकूमत की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से हमें नज़र आ रहा है कि दौड़ें लगना शुरू हो गई हैं। कहीं रूठों को मनाने की बातें की जा रही हैं तो कहीं मानवों को मज़ीद पाबंद किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीडीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और वाज़ेह तौर पर अपने उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामज़द कर चुकी है कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी। अब उम्मीदवार चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो अपोजिशन की जानिब से या पीडीएम की जानिब से, और अगर हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से देखा जाए तो चेयरमैन सादिक संजरानी जो सब मौजूद हैं उन्हें ही एक बार फिर नामज़द किया गया है। सादिक संजरानी पिछली बार भी जिस तरह इलेक्ट हुए उन पर एतराज़ात लगे रहे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने वोट लिए और वो चेयरमैन सेनेट की सीट पर बरजमान हुए। लेकिन अब खेल थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। शतरंज की बिसात बिछाने वालों को शायद ये अंदाजा था कि अब डेवलपमेंट तेजी से तब्दील होंगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर्स करीब आते जा रहे हैं। इमरान खान हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो इस शतरंज के गेम में बड़े बड़े प्यादों को गिराया गया, जिसमें सर फहरिस्त रहे शेख रशीद साहब, और उसकी वाज़ेह मिसाल हमें नजर आती है कि शेख रशीद ने चेयरमैन सेनेट की जब हम बात करते हैं और सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं तो हफीज़ शेख की जो एक बड़ी जीत थी तो उसको बहुत ज़्यादा बावर करवाया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। और हमने देखा कि इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लिया तो ये फुटेज आपके साथ चल भी रही होगी कि किस तरह शेख रशीद साहब से इमरान खान साहब ने हाथ नहीं मिलाया और उनको काफ़ी इग्नोर करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि शेख रशीद साहब की मौजूदगी में ही पार्लियामान के बाहर जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाइख खान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलवाइयों ने या फिर उन किराए के बुलवाइयों ने जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो अरकान थे उन पर हमला किया, काबिल मुज़म्मत है। ऐसे में पुलिस की जानिब से हमें कोई एक्शन नज़र नहीं आया, पुलिस की जानिब से कोई नफरी की मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। लग तो ये रहा था कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट नहीं ले रहे, किसी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जहां वो वोट ले रहे हैं और जहां जंग छिड़ने वाली है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट के हवाले से कि 12 मार्च को सेनेट में क्या होने वाला है। 12 मार्च की तारीख बड़ी अहम तारीख है। पीडीएम और हुकूमती अरकान अपनी अपनी जगह मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये गेम है नंबर्स का। ये नंबर्स किसके पास मुकम्मल है, कौन किसको खरीदेगा, आज हम सच बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जीतने वाले भी सच बताएं और हारने वाले भी बताएं कि आखिर क्या होगा और क्या होने वाला है 12 मार्च को। अब नज़र तो यही आ रहा है, जो मेरे ज़राए और जो मेरी खबरें मुझे दे रहे हैं और बड़ी वसूख के साथ ज़रें, कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी एक कंफर्म उम्मीदवार हैं और कंफर्म है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हो जाएंगे और वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे, क्योंकि डील दोनों जानिब से हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेफ रास्ता दे रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है आइंदा के इंतखाबात में चीज़ों को आसान तरीके से हल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जब बात करते हैं ईवीएम टेक्नोलॉजी की तो ईवीएम टेक्नोलॉजी भी इस तरह नहीं आ सकेगी, इसके लिए भी इन्हें लोगों की ज़रूरत पड़नी है। बहरहाल ये एक और बात है। अब क्योंकि नंबर्स ऑफ गेम की बात हो रही है तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी
कंफर्म होंगे। अब लोग ये कहते हैं कि जी खबरें आपके पास कहाँ से आती हैं? तो खबरें ज़राए से आती हैं और ज़राए हवाओं में रहते हैं, तो जिन्नात कुछ हम भी रखते हैं। नंबर गेम की बात करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सेनेट में भारी अक्सरियत रखती है और इस वक्त पहले नंबर पर है, जिसके तकरीबन 25 सेनेटर हैं, यानी 25 सेनेटर मौजूदा इलेक्शन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 25 सेनेटर हैं, जो कि सेनेट की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं BAP की, जो उनकी इत्तेहादी है, उनके पास 12 अरकान हैं, 6 अभी शामिल हुए। फिर उसके बाद MQM जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, 3 सेनेटर उनके पास हैं। उसके बाद GDA की 1 और PMLQ की 1 सीट। तो कुल मिला के 25 के साथ ये बनती हैं 42 नशस्तें, यानी कि 42 सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अब एक बार फिर रिपीट करूंगा कि आपको गोल्डन नंबर चाहिए 51, और 51 अरकान जिसके पास होंगे, सेनेटर जिसके पास होंगे, जिसके पास वोट होगा, वही होगा चेयरमैन सेनेट। और लग रहा है कि इस मामले में PDM मजबूत है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब तक नंबर्स गेम के मुताबिक हमें नजर आ रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट कंफर्म है। अब आगे बात करते हैं कि 42 सीटें हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों की बनती हैं। 6 आज़ाद सेनेटर्स को अगर शामिल कर लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ ही, तो इनकी तादाद बनती है 48, इट्स 48, यानी अब भी आपको 5 नंबर चाहिए। ये 5 नंबर्स कहां से आएंगे, कौन से जादू की छड़ी घूमेगी और कैसे तहरीक इंसाफ 5 सेनेटर्स ला के पाकिस्तान के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमती जमात के सादिक संजरानी साहब, उन्हें कामयाब करवाएंगे? क्या दूसरे अरकान को खरीदा जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, या फिर उन्हें कोई ख्वाब दिखाए जाएंगे? क्योंकि इत्तेहादियों के नंबर्स मिला के और हुकूमत के नंबर्स मिला के वाज़ेह तौर पर बात नजर आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के 48 अरकान सेनेट में वोट देंगे जो मौजूद होंगे। 5 का अभी नंबर बाकी है। थोड़ी सी बात करते हैं, नजर डालते हैं नंबर्स पे PDM के हवाले से कि PDM इस वक्त कितने नंबर्स पे सैर फहरिस्त है, या फिर उसके चांसेस हमें कम नजर आते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सेनेट की दूसरी बड़ी जमात है, उसके पास 21 अरकान हैं, यानी 21 सेनेटर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि तीसरे नंबर पर है, उसके पास 18 सेनेटर हैं। इस तरह JUI उसके पास 5 सेनेटर हैं। फिर आप आगे बढ़ जाएं, BNP मंगल उसका 1 सेनेटर, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर्स, ANP के 2 सेनेटर्स और नेशनल अवामी पार्टी के 2 सेनेटर। तो इस तरह अगर कुल तादाद मिलाई जाए तो ये 52 बनती है। यानी कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अपोजिशन जमात है PDM, वो ऑलरेडी 5 वोटों से ज्यादा प्लस करके 52 वोटों पे पहुंची हुई है और गोल्डन नंबर चाहिए 51 नंबर। अब ये कहां से टूटेंगे? अगर JUI और जमात इस्लामी की अगर मैं बात करूं कि जमात इस्लामी की नशिस्त को और दूसरी जगह शामिल किया जाए, 2 वोट और भी शामिल किए जाए, तब भी नंबर 50 होते हैं। यानी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शायद हमें मौका नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान के लिए जो जमात के अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, उन्हें डिप्टी स्पीकर के लिए ऑफर पेशकश करवा दी हुई है। एक तरफ आप कहते हैं कि डीजल हैं, आपसे डील नहीं करनी, दूसरी तरफ आप NRO की बातें करते हैं और तीसरी जानिब आप उन्हें रास्ता दे रहे हैं। तो रास्ता किसे दे रहे हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा काम है खबर देना। मेरी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक PDM के मुश्तरका उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मुंतखब होंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने मामलात में उलझी हुई है, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेव देगी और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को सेव देंगे। लेकिन अगर बीच में नंबर्स ऑफ गेम में कोई चेंजेस आती हैं तो सवाल तो वही है कि शफाफ इंतखाबात की बात करने वाले जो खुद दावेदार हैं, वो ये नंबर्स कैसे मुकम्मल करेंगे? क्योंकि उनके पास तो अरकान ही 48 हैं। 5 नंबर, 5 वोट्स कहां से आएंगे? क्या उनको खरीदा जाएगा या फिर उन्हें प्रेशर डाला जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 26 मार्च भी हुकूमत के लिए तकलीफ दे की बात हो सकती है, क्योंकि PDM ने ऐलान कर दिया है कि कराची से एक लॉन्ग मार्च होगा और 30 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। यानी मार्च में एक बार फिर हमें मार्च नजर आएगी। हुकूमत कितनी मुतहर्रिक होगी, किस तरह इनका मुकाबला करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि वहां जिस तरह बदउनवानियां आज भी जारी हैं तो लोग क्या कर रहे हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात होगी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदउनवानियों के हवाले से। जैसा मैं आपके मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में कह रहा हूं कि मेरा काम है इदारों में होने वाली बदउनवानियां और करप्शन को बेनकाब करना। अब इसके ऊपर हुकूमत क्या करती है, इसके ऊपर इदारे क्या करते हैं, किस तरह कार्रवाइयां करते हैं, इसका पीछा हम आखिर तक करते जाएंगे। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, आज मेरी मुलाकात हुई DG FIA से भी, आज मेरी मुलाकात हुई FIA के बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी, जहां मैं रूबरू पेश होकर मैंने अपनी इंक्वायरी को मजीद आगे प्रोसीड करवाया है। गुज़िश्ता साल जुलाई में एक प्रोग्राम मैंने अपने गुज़िश्ता TV पर किया था, जिस पर तकरीबन 10 बोगस और फ्रॉडलेंट प्लॉट्स को मंजर आम पे ला के CDA में बैठे हुए करप्ट अफसरानों के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। ये कार्रवाई का आगाज़, इंक्वायरी का आगाज़ करवाया गया। उसके बाद हमने देखा कि CDA ने उन फाइलों को ना सिर्फ बोगस करार दिया बल्कि उनके अलॉटमेंट पर भी काफ़ी काम करते रहे, इंक्वायरीज लगती गई हैं। FIA ने भी लेटर्स लिखे, लेकिन उसके बाद वो इंक्वायरीज दबा दी गई। ना करप्ट, ना मुल्जिमान जो मुलव्वस थे उसमें, जो लोग अफसरान थे या जो डीलर्स थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन इंक्वायरीज को दोबारा आज खुलवाया गया है, उन्हें दोबारा याद दिलाया गया है कि कैसे कैसे क्या करते रहे। उनके प्लॉट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर, जो गुज़िश्ता साल मैंने किए थे, और जो ये एक ग्रुप था पूरा, राना फरहान ग्रुप। इसके साथ मौजूद जुल्करनैन जुनेजो, सुमेर चौहान और हसन अख्तर जैसे वो लोग जो CDA की माफिया हैं, बड़े माफिया हैं। ये माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि इनके ऊपर कुछ लोगों की सरपरस्ती भी है, कुछ डीलर्स भी हैं जो ना सिर्फ असले की बुनियाद पर बल्कि फाइनेंशियली भी इन सबको स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी खुलवा के देखेंगे कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ और अपने घरों में कितनी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, कभी किसी भाई के नाम तो कभी किसी बहन के नाम। ये और बात है। बात करते हैं प्लॉट नंबर 1403 सेक्टर्स में। ये I-11 के सेक्टर्स हैं। यहाँ क्या होता रहा है, किस तरह गोरख धंधा होता रहा है, इन सब का पर्दाफाश करना है। प्लॉट नंबर 1403, प्लॉट नंबर 275, प्लॉट नंबर 1587, प्लॉट नंबर 1653, प्लॉट नंबर 1660, प्लॉट नंबर 1701, प्लॉट नंबर 1703, प्लॉट नंबर 1654 और प्लॉट नंबर 111 I-12 का। ये प्लॉट्स कैसे बनाए गए, ये प्लॉट्स क्यों बनते जा रहे हैं, ये बोगस प्लॉट्स रातों रात कहां बनाए जाते हैं, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, इसकी बार बार निशानदही कर रहे हैं। और आज डायरेक्टर FIA वकार चौहान साहब की जब मैं बात करूं तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर, उनके साथ डिटेल मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यकीन दिहानी करवाई है और एडिशनल डायरेक्टर CCC को भी वाज़ेह तौर पर लिख भेजा और बावर किया है कि फिल फॉर रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए कि इन इंक्वायरीज का क्या हुआ है, इन प्लॉट्स में मुलव्वस उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्योंकि अब इनकी अगला नंबर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लेके जाऊंगा, इंटीरियर मिनिस्टर तक लेके जाऊंगा और इन्हें हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जो सादा लोगों को लूट रहे हैं। इनके पीछे कौन कौन से डीलर्स हैं, कौन से ऐसे हाजी नमाजी लोग हैं जो अपने नाम के साथ हाजी लगाते हैं, नमाजी बन जाते हैं, लेकिन 2 नंबर काम से बाज नहीं आते हैं। CDA में कौन कौन सी करप्ट माफिया है, उन सब का पर्दा हम फाश करते रहेंगे। साथ प्रोग्राम में मैंने बात की थी सेक्टर D13 के हवाले से भी कि D13 में होने वाली बदउनवानियां भी बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 150 के करीब बोगस और जाली प्लॉट बनाए गए जिनके पीछे ज़मीन ही नहीं है। उसमें से कुछ नंबर जिनकी पूरी तहकीक करके कागजात के साथ CDA कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजे, FIA भेजे, नैब भेजे, इनकी इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं, जो प्लॉट्स पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कुछ ऐसे डीलर्स नीचे मौजूद हैं डीलिंग असिस्टेंट्स में, जो अपने आलाकार बने हुए हैं अपने अफसरान के, जिनको बचाने के लिए वो मनोवन कोशिश कर रहे हैं। सैर फहरिस्त है डीलिंग असिस्टेंट गुलजार। मुझे नाम लेने में ज़रा बराबर का बात नहीं, क्योंकि तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आज भी मेरी मुलाकात बड़े अहम ओहदेदारों से CDA में हुई और जब उन्हें वाज़ेह तौर पर 23 तारीख 2 फरवरी का महीना 2021 की वो तारीख बताई गई और वाज़ेह तौर पर बता के आया हूँ कि अगर उनकी स्टेट की डायरी चेक की जाए तो अंदाज़ा होगा कि प्लॉट नंबर 832 R15 I-10 का कहाँ गया है, किसके पास गया है, कौन लेके गया है, जो फाइलें मिसिंग हो रही हैं। D13 का प्लॉट, D13-4 का प्लॉट नंबर 32 वो कहाँ गया है। यानी फाइलें CDA से गायब होना शुरू हो गई हैं। अजीब सा मायूब सा मालूम होता है। जिन प्लॉट की इंक्वायरीज लगी हुई हैं वो फाइलें CDA से गायब हो गई हैं और जिन फाइलों का कोई वजूद ही नहीं है उनके खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात बनाने के लिए भी तैयारियां अमल में लाई जाती हैं। लेकिन बनाएं, बिल्कुल बनाएं, कुछ सामने तो लाएं। क्यों सामने नहीं आ रहा है, आखिर क्या वजह है कि इस्लामाबाद के बड़े डीलर्स को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो प्लॉट्स मैंने आपको बताए हैं, ये केस शुरू हुआ 2020 में जुलाई में, और आज जब मेरी आपसे बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं मार्च में, 9 मार्च 2021, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल पूरा हो चुका है। कौन से डीलर्स को बचाया गया है,
کون سا ایسا ڈیلر ہے جس نے ایک فائل اپنے خاندان میں اپنے کسی بڑے اہم عہدے پہ اپنی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال بڑے اپنے خاص لوگوں کے نام فائلیں ٹرانسفر کی گئی ہیں، یعنی گھر کے لوگوں کے نام فائلیں ٹرانسفر کر کے آگے بیچی جا رہی ہیں، پھر آگے بیچنے والے آگے بیچ رہے ہیں، یعنی مختلف ڈیلرز اس میں انوالو ہیں، مختلف مافیا اس میں انوالو ہیں، یعنی 72 لاکھ سے لے کے آپ نے کروڑ تک فائلیں بیچی ہیں، پھر پروفٹ پر وہ فائلیں واپس کی گئی ہیں اور آج ایف آئی اے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا، آخر تک پیچھا کریں گے، آپ کو جگائیں گے اور آپ کے خلاف وہ تمام تر شواہد اداروں کو دیں گے اور دیکھیں گے ادارے میں موجود بیٹھے ہوئے ڈائریکٹرز کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج جب میری ملاقات ہوئی ڈائریکٹر ایف آئی اے، انہوں نے واضح طور پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بلا کر ان کو یہ مارک کیا ہے کہ انکوائری پٹ اپ کی جائے، اور انکوائری پٹ اپ کب ہوتی ہے، کتنے دن میں ہوتی ہے، یہ خفیہ راز میں بات رکھی جائے گی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ بڑی جلدی ایڈیشنل ڈائریکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے کہ کسی نے انکوائری دبائی جائے، لیکن ڈی جی ایف آئی اے سے بھی بات ہوئی ہے، رپورٹس تو آگے بھجوایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے وقار چوہان صاحب کتنی جلدی ان کرداروں کو کیفے کردار تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی مزید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔